कलम ने बीज बोए आखर के, कोरे कागज़ पर लहलहा उठे शब्दों की फसल। कुछ अर्थों में कच्चे पक्के, कुछ नदी से शांत, कुछ सागर से विह्वल। तुम चाहो शब्द जो चुन लो, कुछ आग से थे, कुछ जल से शीतल। कुछ सदियों की कथा संजोए, कुछ बस जिंदा एक पल दो पल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। मैं हूँ रजनी सिंह। साहित्यिकी यानी साहित्य के अनंत सागर की एक ऐसी जलधारा जो साहित्य के सागर से अनमोल मोती चुनकर लाएगी आपके लिए। विचार विमर्श और किताबों के ज़रिए, लेखन के ज़रिए, सवालों जवाबों के ज़रिए, और साथ ही किसी कलमकार के लेखन की यात्रा आप तक पहुंचेगी। जीवन यात्रा के माध्यम से किताबों का अनंत संसार खुलेगा, किताबों की दुनिया में, जहां हम ले चलेंगे आपको विशेष पुस्तकालयों में। तो बने रहिए साहित्यिकी के साथ, क्योंकि शब्दों के दिए जब जल पड़ते हैं तो मन का हर अंधकार मिट जाता है। आज साहित्यिकी में जिस लेखक की जीवन यात्रा हम आपको दिखाएंगे वे शतकवीर हैं और उनका नाम है रामदरश मिश्र, जिन्होंने साहित्य जगत को अनमोल कृतियाँ दी हैं। पुस्तक चर्चा में आज पुस्तक समीक्षक महेश दर्पण के साथ चर्चा करेंगे 1857 के भूले बिसरे शहीदों पर। किताबों की दुनिया में आपको ले चलेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। मैं शब्दों का एक तपस्वी, शब्दों की ही धुनी रमाऊं, शब्द मेरे हैं सोना चांदी, शब्दों से झोली भरता जाऊं। साहित्यिकी में जीवन यात्रा में आज जिस साहित्यकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनकी आंखों ने 100 बसंतों को, 100 पतझड़ों को आते जाते देखा है, लेकिन 8 दशकों में उनकी कलम की स्याही सूखी नहीं, बल्कि उसकी धार और तेज़ होती गई। साहित्य की दुनिया को उन्होंने ऐसी कहानियाँ, ऐसे उपन्यास दिए जिनमें माटी की सौंधी सौंधी महक थी, साथ ही एक नव चेतना की अलग थी। आज जीवन यात्रा में आपको मिलवा रहे हैं शतक वीर और साहित्य की तन मन धन से सेवा करने वाले साहित्यकार डॉक्टर रामदरश मिश्र जी से। हाल ही में उनके घर जाकर हमने उनसे ये सुंदर लेकिन सार्थक मुलाकात की और एक नए उजास से भरकर हम लौटे। आइए आपको मिलवाते हैं शब्दों के एक अनोखे तपस्वी से। शब्दों के अथाह समंदर में सीप के मोती सी कविता, काली अंधेरी रात में चांद की ज्योति सी कविता, जिनकी कविता कई दशकों से हमारे युवा पीढ़ी को एक नई राह दिखाती आ रही है। एक ऐसे ही शब्द मनीषी से आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार और कवि डॉक्टर रामदरश मिश्र जी, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं, कहानी, उपन्यासों के माध्यम से युवा पीढ़ी को साहित्य की एक अनमोल धरोहर सौंपी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रामदरश मिश्र जी आपका साहित्य की। धन्यवाद। आपकी आंखों ने जीवन के बड़े सुंदर 100 बसंत देखे हैं और आपकी कलम ने देश के साहित्य को बहुत कुछ दिया है। इस वक्त जब एक नया पड़ाव आप अगले महीने देखने जा रहे हैं, आपकी कलम कैसा महसूस कर रही है? कलम पर मेरी 2 कविताएं हैं। एक लंबी कविता है जिसमें कलम के जो अनेक आयाम होते हैं उनका जिक्र है, और एक छोटी सी कविता है, हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है। सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं, सही लिखती है। वह विरोध के मंत्र लिखती है, प्रशस्ति पत्र नहीं लिखती है। हम कटघरे में खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और कटघरे में खड़े हर उठे हुए हाथ को अपने हाथ में ले लेंगे। राजा कौरव हो या पांडव, हम तो हमेशा वनवास ही झेलेंगे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बड़ा सुंदर लिखा आपने। अपने किरदारों के माध्यम से अपने आसपास के जीवन को व्यक्त किया और उस अभिव्यक्ति में गांव बड़े सुंदर रूप में सामने आया। तो आपका जो अपना गांव रहा, आपका जो बचपन रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं जिस गांव में था, पैदा हुआ, वो कछार का गांव था। हर राप्ती की बाढ़ आती थी और फसल बहा ले जाती थी, तो लगभग गांव में अभाव ही छाया हुआ था।
तो उस गांव में मैं पैदा हुआ और एक अभावग्रस्त घर में पैदा हुआ। मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ वो नहीं पहुँचता अगर माँ न होती तो। मैं चीज़ें बहुत धीरे धीरे सीखता हूँ, मुझमें प्रतिभा का चमत्कार नहीं है। तो जब लोगों ने मुझे क ख ग सिखाना शुरू किया तो मैं सीख नहीं पाता था। लोगों ने ऐलान कर दिया कि यह पढ़ेगा नहीं, ये गंवार रहेगा। लेकिन मेरी माँ साक्षर थी, उसको ये बात मंजूर नहीं हुई और पूस का महीना था। हम लोग सवेरे सवेरे अलाव ताप रहे थे, तो माँ ने अलाव की राख सामने बिखेर दी, मेरी उंगली पकड़ी, कहा बेटा लिखो क, और मेरी उंगली पकड़ करके वो क ख ग सब कराती गई। तो मुझे लगा कि जो लोग हमसे क ख ग नहीं लिखवा सके वो माँ की उंगलियाँ लिखवा रही हैं। तो माँ का ये अवसर ना रहा होता तो शायद मैं अभी इस रूप में यहाँ ना होता। तो हम तो किसान का घर था, गांव में अपार भाईचारा था। जो गांव की सुंदरता थी, गांव का जो मूल्य था, इस बात में था कि गांव में एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा होती थी। शादी हो, ब्याह हो, त्यौहार हो, पूरा गांव एक साथ गाता था, बजाता था, उठता था, बैठता था। यहाँ तक कि फसल बर्बाद होने के बाद भी लोग रोते नहीं थे, मस्ती में गाते फिरते थे। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने बड़े सुंदर गीत भी लिखे और आपके लिखे गए जो गीत हैं उसमें लोक रंग की महक है और आज भी गाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में। तो जानना ये चाहते हैं कि उन गीतों से की तरफ आप कैसे बढ़े और फिर गीत लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो बचपन का एक प्रसंग ये भी है, मैं क ख ग सीख गया, लेकिन मेरे मन में ये भाव उठने लगा कि भाई जो कविताएं पढ़ता हूँ पाठ्य पुस्तकों में या जो लोकगीत सुनता हूँ, तो इच्छा होती थी काश मैं भी ऐसा लिखता। ये प्राइमरी स्कूल में था तब की बात कर रहा हूँ। यानी मैं कवि बना सहज भाव से। तो एक आध पंक्ति लिखता था, तो कविता लिखना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कविता मेरे भीतर दौड़ रही थी। मैं दर्जा 6 में था तो हमारे एक सहपाठी ने कहा कि उसके गांव का एक लड़का है जो कविता लिखता है। बस क्या था, मैंने एक चैलेंज महसूस कर लिया कि मैं भी लिखूँगा। और उस दिन स्कूल के पास ही कांग्रेस की सभा थी, तो उस सभा पर ही मैंने कविता लिखी। उसके बाद कविता चल पड़ी और मैं लिखने लगा, अच्छा भी बुरा भी। आप देखिए, मैं गांव का आदमी अपने मन से कविता लिख रहा हूँ, लेकिन साहित्य जगत में क्या हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। मैं तो अपने मन से जो आता था लिखता था। लेकिन जब मैं बनारस गया तो मालूम पड़ा कि साहित्य कहाँ जा रहा है। एक दिन त्रिलोचन जी ने कहा, मिश्र जी आप जो कविताएं लिखते हैं उनकी भाषा जा चुकी है, छायाबाद जा चुका है। मेरा जो पहला संग्रह पथ के गीत, उसमें छायावादी प्रभाव वाली कविताएँ बहुत हैं, बहुत पहले के सारे गीत जो हैं उसी में हैं। तो जब त्रिलोचन ने कहा कि ये जा चुका है, तो पहले तो मेरे मन में
गुस्सा आया कि इतना अच्छा मैं लिखता हूँ, इतनी अच्छी भाषा लिखता हूँ और ये कह रहे हैं कि ये जा चुका है। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि वो सही कह रहे हैं। और मैं उन दिनों मार्क्सवादी भी हुआ था, क्योंकि हमारे साथियों में कई लोग मार्क्सवादी थे, तो मैं भी मार्क्सवादी हो गया था। तो मार्क्सवाद के प्रभाव से कुछ कविताएँ लिखी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी बात से नहीं जुड़ना है। मार्क्सवाद के प्रभाव से जो कविताएँ लिखी वो मुझे नकली लगीं, तो उन कविताओं को मैंने अपनी संग्रह में नहीं लिखा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत प्रगतिशील हूँ। मार्क्सवादी अब नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रगतिशील हूँ। यानी जो आम आदमी है उसके साथ हूँ, जो दलित लोग हैं उनके साथ हूँ, औरतें हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये जो उपेक्षित लोग हैं मैं उनके साथ अपने महसूस करता हूँ। जो अभिजात वर्ग है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। और गांव ने मुझे इतना अनुभव दिया कि वो अनुभव ख़त्म ही नहीं होता था। मैंने कहा ना, गांव का भाईचारा, गांव की शादियाँ, गांव के त्यौहार और लोगों के संघर्ष, लोगों की गरीबी और प्रकृति का सौंदर्य। फागुन आता था तो लगता था सारा गांव फागमय हो गया है। राह चलते हुए लोग गाते जाते थे। कोई गीत या कविता अगर आप यहाँ साझा करना चाहें, क्योंकि अगर इतने सुंदर कवि के सम्मुख अगर हम बैठे हुए हैं तो सुनाऊंगा। जी। रसभुजिया में धरा नहा रही, धूप लजीली उड़ी जा रही पाल से, गरज रहे सागर से छाया वाले बदला। संध्या सा दोपहरिया का मन भर गया, संध्या सा दोपहरिया का मन भर गया, श्याम घटा में श्यामल खेत दहर गया, श्याम घटा में श्यामल खेत दहर गया। परियों के यमुन का झोंका बह गया, परियों के यमुन का झोंका बह गया, बूंदों में सावन का हृदय बिखर गया। धानों में अल्हड़ युवतियाँ मराल से गीत गा रही बरसों रे मतवाले बदला। धानों में अल्हड़ युवतियाँ मराल से गीत गा रही बरसों रे मतवाले बदला। कौन बिहा के श्यामल कुंजों से गा रहा, आंचल में नतिका का हिया लजा रहा। छू छू प्राणों को सेहरन भग जा रही, हरियाली में मेरा मन भर आ रहा। सुजकी सूखी बिठा भर उठी ताल से, बरस रहे बिजली को गोद संभाले बदला। मैं आपको 4 लाइन की एक कविता सुना रहा हूँ। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे, कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। यात्रा के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का इंतज़ार किया है, हाँ हमने प्यार किया है। यात्रा के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का इंतज़ार किया है, हाँ हमने प्यार किया है। साहित्य की में बिखर रहे हैं साहित्य के मोती। और किताबों के लिए किसी ने कहा है कि बहुत अंधेरा है इन दिनों, कोई नई किताब निकालो, दुनिया के तीखे सवालों का कोई मीठा जवाब निकालो। तो अब बारी है हमारी अगली कड़ी की, पुस्तक चर्चा में। पुस्तक चर्चा में आज हम जिस किताब की बातचीत कर रहे हैं, जिस किताब को आपके लिए लेकर आए हैं, वो किताब अपने आप में बेहद अनोखी है। इसने संजोया है 1857 के वीरों की, शहीदों की कहानी को। और इस पुस्तक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए बता रहे हैं साहित्यकार महेश दर्पण जी, जिनकी कलम के संघर्ष को हमने देखा है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली कड़ी, पुस्तक चर्चा। 1857 का भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। यह वह समय था जब भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ऐसे संग्राम की शुरुआत की जिसने बाद में 1947 में देश को आज़ादी दिलाई। हम सब जानते हैं कि इस जंग आज़ादी के कई नाम थे। बहुत सारे अंग्रेज़ों के चाटुकार इतिहासकारों ने इस बड़ी जनक्रांति को सिपाहियों और ताल्लुकेदारों का विद्रोह कहकर छोटी मोटी लड़ाई साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये सरासर
गलत है। हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी, वीर, सैनिक, अनेक वर्गों से जुड़े हुए लोग, जिसमें आमजन भी शामिल थे, सब ने मिलकर इस क्रांति को एक नया रूप दिया और पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जैसे आज़ादी की जंग में कूद पड़ा। ये लड़ाई इतनी विचित्र और बड़ी थी कि इस लड़ाई में बड़े बड़े योद्धाओं के नाम तो इतिहासकारों ने, अखबारों ने, पत्रिकाओं ने इस तरह से प्रस्तुत किए कि वही पूरे इतिहास में छा गए। लेकिन हर लड़ाई में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी भूमिकाएं निभाकर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को बड़ा आकार देते हैं। ये जो भूले बिसरे 1857 के शहीद हैं, इन पर आधारित प्रकाशन विभाग से प्रकाशित हुई है उषा चंद्रा की एक पुस्तक, जिसे नाम दिया गया है 1857 के भूले बिसरे शहीद। यह पुस्तक अपने आप में हमें उस समय के भारत, उस समय के क्रांतिकारी, उस समय का आग लगा हुआ माहौल इस तरह से प्रस्तुत करती है कि जैसे हम उस समय का एक चलचित्र देख रहे हों। इस पुस्तक में 24 भूले बिसरे शहीदों के चित्रण हैं, कहानियों की शक्ल में, जीवनियों की शक्ल में, विवरणों की शक्ल में और रिपोर्टों की शक्ल में। ये पुरानी किताबों में, दस्तावेज़ों में, अखबारों में और खोए हुए अभिलेखागारों में बसे हुए पन्नों में थे। यहाँ से निकालकर उषा चंद्रा ने 24 भूले बिसरे शहीदों की कहानियों को इस पुस्तक में इस तरह से प्रस्तुत किया है कि जैसे हर वर्ग का, हर उम्र का पाठक वर्ग इससे लाभान्वित हो सकता है। मैं आपको अगर कुछ नाम सुनाऊं तो आप जानेंगे कि इसमें स्त्री और पुरुष की समान भूमिका थी, हर वर्ग और जाति की समान भूमिका थी और इस पुस्तक में 24 क्रांतिकारियों के इतिहास प्रस्तुत हैं। इन क्रांतिकारियों में शामिल हैं मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्लाह खान, राणा बेनी माधो सिंह, नवाब तफज्जुल हुसैन, जैतपुर की रानी राधा गोविंद, वली दाद खां, नर्तकी अजीज़न। अब नर्तकी अजीज़न देखिए कि नर्तकी होते हुए भी क्रांतिकारियों के लिए इस तरह से समर्पित थी कि तन मन और धन से गुप्तचर सेवाएं तक करती थी और इस संग्राम में इस तरह का योगदान उनका था जो किसी नर्तकी ने कभी नहीं दिखाया होगा। इसके बाद बख्त खां, अमर सिंह, रानी द्रौपदी बाई, राजा अर्जुन सिंह, खान बहादुर खान, नवाब नूर सनत खान, राव तुलाराम, शहजादा फिरोज शाह, राव साहब, रामगढ़ की रानी, इंजीनियर मोहम्मद अली खान, सुरेंद्र साई, वृंदावन तिवारी, अजमेरा के राजा बख्तावर सिंह और भास्कर राव बाबा साहब। हर अध्याय में एक नायक या नायिका सामने है, उसके कारनामे सामने हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उगलती हुई वो आग सामने है जिसने हमारे देश में स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 में जो चिंगारी मेरठ से फूटी थी, उसने कैसे धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। हर भारतीय नागरिक जानने लगा कि अब आज़ादी पाने में कुछ ही देर बाकी है। अब वो अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकेंगे जो हमें दमित करते आए थे, शोषित करते आए थे और मनमर्जी का शासन करते हुए देश को लूटने का काम कर रहे थे। इस पुस्तक में उषा चंद्रा ने अनेक वीर अमर शहीदों की दास्तानें प्रस्तुत की हैं, उनकी कहानियाँ बताई हैं और ये बताया है कि कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। जब नाटक की ज़रूरत हुई नाटक किया, जब सामना करने की ज़रूरत हुई सामना किया और जब जान देने की ज़रूरत हुई तो इन्होंने बलिदान भी किया, लेकिन दुश्मन के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके।
यह पुस्तक एक बेहद पठनीय पुस्तक है और मैं चाहूँगा कि हर उम्र और वर्ग का पाठक इसे पढ़े, जाने और समझे कि 1857 का हमारे देश में क्या महत्व है। कहते हैं किताबें किसी मनुष्य के चरित्र को बिल्कुल उसी तरह गढ़ती हैं जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन। अच्छी किताबों के संपर्क में आने से हमारा चरित्र और भी उज्जवल हो उठता है। वैसे अगर आपका मन कभी किसी एक किताब से ना भरता हो और आप साहित्य के अनंत सागर में गोते लगाना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी पुस्तकालय का सदस्य ज़रूर होना चाहिए और हमारी अगली कड़ी ज़रूर देखनी चाहिए। किताबों की दुनिया में आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। जानते हैं क्या कहानी है इस पुस्तकालय की, क्या कुछ विशेष है इस पुस्तकालय में और कौन कौन सी किताबें यहाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं। बात करेंगे इस पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह से। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1922 में हुई थी और विश्वविद्यालय के एक अभिन्न अंग के रूप में पुस्तकालय की स्थापना 1922 में हुई। वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल कुल 34 पुस्तकालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें विषय क्षेत्र के आधार पे, सेवा के आधार पर और संग्रह के आधार पर कुल 34 पुस्तकालय सम्मिलित हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल में 18 लाख से ज़्यादा पुस्तकें संग्रहित हैं, जो अलग अलग विषयों की हैं और अलग अलग विषयों के छात्रों को, अध्यापकों को अपनी सेवा प्रदान करती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल देश का ही नहीं अपितु पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल है। इस पुस्तकालय मंडल का केंद्रीय पुस्तकालय सातों दिन 24 घंटे खुला रहता है और हम छात्रों को उनकी जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं उनको वो सुविधाएं प्रदान करते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय में शोधार्थियों के लिए एक अलग से उनका रिसर्च फ्लोर बना हुआ है, जहां पर प्रत्येक शोधार्थी को हम एक रिसर्च क्यूबिकल देते हैं, जिसमें वो अपनी कुछ चुनिंदा पुस्तकों को रख करके और अलग अलग पुस्तकों से जो विषय वस्तु है उसमें उनके बीच में एक व्यवस्थापन करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल का विस्तार चल रहा है। जो हमारा केंद्रीय पुस्तकालय है उसका विस्तार चल रहा है। यह विस्तार जो है इसके भौतिक स्वरूप में हो रहा है। पुस्तकालय के पीछे जो पहले से पूर्व से ही चिन्हित स्थान है उस पर नया भवन का निर्माण हो रहा है, नए भवन का निर्माण हो रहा है और पुस्तकालय का जो ये विस्तार है ये बहुत बड़ा है। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल का जो केंद्रीय पुस्तकालय है वो लगभग 4800 स्क्वायर मीटर में है, जो विस्तार होने के उपरांत ये 22,000 स्क्वायर मीटर में पुस्तकालय बनेगा। अभी जो मुद्रित पुस्तकें होती हैं उनके साथ ही साथ जो पुस्तकालय मंडल है उसका फोकस जो है वो अब हम डिजिटल रिसोर्सेज की तरफ भी ले जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 से हमने ये कार्य शुरू किया है और छात्रों को, शोधार्थियों को और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता की पुस्तकों का एक्सेस प्रदान करने के लिए हमने वर्ष 2023 में
करीब 84,000 ई बुक्स एक बार में खरीदी और इस वर्ष हमने 58,000 से ज़्यादा ई बुक्स खरीदी हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल का जो हमने जो तैयारी कर रखी है, ये पुस्तकें अलग अलग स्तरों पर एक्सेस की जा सकती हैं। जैसे अगर कोई शोधार्थी है, कोई छात्र है, अगर वो प्रिंट बुक्स को देख रहा है और उस प्रिंट बुक के सर्च करने में ही अगर उनको कोई इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है, तो वो हमारे ओपैक से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक पोर्टल तैयार किया है, ई बुक्स का पोर्टल तैयार किया है, जिसमें कोई भी छात्र जो है, कोई भी छात्र उसके लेखक, उसके विषय वस्तु कीवर्ड से या उसके शीर्षक से उन पुस्तकों को सर्च कर सकता है और उसको डाउनलोड कर सकता है। DU ई-लाइब्रेरी वेब प्लेटफॉर्म का मोबाइल ऐप भी है। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप उसके ऐप को डाउनलोड करके और अपने स्मार्टफ़ोन से ही हमारा जो एक बृहद ई-लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय में हमारे पास बहुमूल्य प्रतिलिपियां भी हैं, यद्यपि उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन ये प्रतिलिपियां बहुमूल्य हैं और लगभग अनेक भाषाओं में है। संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है, पर्शियन है। इन भाषाओं में बहुमूल्य प्रतिलिपियां हमारे पास संग्रहित हैं, जिसको शोधार्थी आकर के और उसको देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। भविष्य के लिए हमने शोध से संबंधित 2 योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। एक पहली योजना है रिसर्च डाटा मैनेजमेंट, यानी शोध, चाहे वो रिसर्च PhD थीसिस के लिए हुआ हो या फिर वो रिसर्च पेपर के लिए शोध हुआ हो, चाहे वो समाज में हुआ हो, चाहे वो लेबोरेटरी में हुआ हो। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल में ब्रेल पुस्तकालय एक विशेष सेवा है और ये एक विशेष सेवा इसलिए है क्योंकि ये जो दिव्यांगजन स्टूडेंट हैं, जो दिव्यांगजन छात्र हैं, विशेष रूप से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो लो विजन के साथ हैं, उन बच्चों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय मंडल में ब्रेल लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, और वो ब्रेल लाइब्रेरी इन छात्रों की सूचना आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। साहित्य केवल किसी लेखक के लिए कुछ नया रचने की विधा ही नहीं है, बल्कि एक पाठक के लिए जीवन के अनुभवों से जुड़ने की विधा भी है। कहानियों से जुड़कर हम अपने बचपन में लौट सकते हैं, तो वहीं कविताओं में लिखे शब्द हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन के अनुभवों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही प्रेरणा मिलती है आपको साहित्यिकी में। तो आप भी अगर जीवन के अनुभवों से जुड़ना चाहते हैं तो हर हफ्ते DD भारती पर ज़रूर देखिए साहित्यिकी, और हम आपसे वादा करते हैं कि साहित्य की दुनिया के अनमोल मोती चुनकर लाएंगे आपके लिए। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।